अस्सलाम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हमारा पॉलिटिकल साइंस का लेक्चर नंबर 5 है। जैसा कि हमने पहले लेक्चर्स में डिस्कस किया था यूएस, जर्मनी, फ्रांस एंड यूके को, तो आज बारी है चाइना की। तो चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन या चाइना का पॉलिटिकल सिस्टम स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा चीज़ों को इंटरलिंक करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये देखना है चाइना बेसिकली है क्या। अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना तो इन इट्स ओरिजिन ना तो एक डेमोक्रेसी है और ना ही डिक्टेटरशिप। अगर हम बात करें डेमोक्रेसी की, तो वो नॉर्म्स एंड रूल्स नहीं पाए जाते जो एक डेमोक्रेसी में होता है। अगर बात करें डिक्टेटरशिप की, तो पार्शली लोग कहते हैं कि एक डिक्टेटरशिप है। क्यों? क्योंकि इसमें वन पार्टी सिस्टम है। ज़ाहिर जब वन पार्टी होगी, अपोजिशन नहीं होगी, तो इससे क्या होगा, चाइना जो है वो डिक्टेटरशिप की तरफ चला जाएगा। बहरहाल जो भी है, कहने ये तो मानना पड़ेगा कि चाइना एक स्ट्रॉन्गेस्ट इकॉनमी है, सेकंड रैंक की। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ये एक बड़ा ही फेमस स्लोगन है, तिसाओ तिसाओ तिसाओ। 4 टाइम्स बोला गया इस वर्ड को, तिसाओ तिसाओ तिसाओ, काई काई। यानी कि अब इसकी ट्रांसलेशन अगर हम इंग्लिश में करें, एक्ट एक्ट, यू विल मेक मिस्टेक्स, ठीक है, करेक्ट देम करेक्ट देम। ये एक प्रोवर्ब है और इसे चाइनीज़ लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट अब हम अगर बात करें तो पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ चाइना, नो डेमोक्रेसी इन चाइना। चाइना में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। क्यों नहीं है, इसको हम नेक्स्ट अभी देखते हैं। सबसे पहले होता क्या है, चाइना में डिक्टेटरशिप को प्रमोट किया गया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वन पार्टी सिस्टम है, तो वो प्रेफर करते हैं सोशलिज़म को। क्योंकि भाई सोशलिज़म वहाँ पे है, वो कहते हैं वो राइट्स को प्रेफर कर रहे होते हैं। सोशलिज़म में वो तमाम राइट्स आ जाते हैं, वो तमाम चीज़ें आ जाती हैं जो है कि एक फंडामेंटल लाइफ गुजारने के लिए ज़रूरी होती हैं। फिर चाइना, ये तो नहीं कि चाइना की तारीख 1959 डिज़ाइन की गई थी या फिर इससे पहले चाइना था ही नहीं। अगर बात करें तो हम चाइना की, तो चाइना की जो ओरिजिन है, जो इसकी तारीख है, जो इसकी हिस्ट्री, वो बहुत पुरानी है। अगर हम बात करें तो चाइना की हिस्ट्री एटलीस्ट 3500 बिफोर क्राइस्ट से ये हिस्ट्री स्टार्ट होती है। कभी इसका राइज़ होता है, कभी फॉल हो जाता है, कभी राइज़ एंड कभी फॉल। तो अगर हम इसकी पॉपुलेशन की बात करें, इसकी रिसेंट पॉपुलेशन है 1.5 बिलियन और ये सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी है। इसके अलावा अगर देखें तो ये इसकी सिविलाइजेशन बहुत ज़्यादा एडवांस है, ठीक है। ये जब ओल्ड टाइम में था, एंशियंट टाइम्स में सिविलाइजेशन इसकी मौजूद थी चाइना की, तो तब भी ये बहुत ज़्यादा एडवांस थे। इसके अलावा क्योंकि अगर अगर हम बात करें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये चीज़ हमने सुनी हुई है और ये पढ़ी भी है कि इसका ज़िक्र है कुरान पाक में भी, कि एक ऐसी कौम आएगी जिनकी आंखें छोटी और नोज़ चिपटी होगी, वो सुई की नोक से हाथी को गुजारेंगे। तो ये चीज़ क्लियरली बताती है कि चाइना जो है वो किस कदर एडवांस लोगों की, किसी कदर एडवांस सिविलाइजेशन की लैंड है। तो ये क्या करते हैं, सबसे पहले ये सिल्क डिस्कवर करते हैं। सिल्क डिस्कवर जब ये करते हैं, तो इनकी जो नाम है, इनका जो एक तरक्की की तरफ जो इनका पहला स्टेप होता है, फिर ये फेमस हो जाते हैं सिल्क की वजह से। उसके बाद ये अपना सेकंड इनिशिएटिव लेते हैं और पेपर मेकिंग की तरफ चले जाते हैं। ये पेपर बनाते हैं और उस टाइम जब हम बात करें तो उस टाइम सिर्फ 4 सिविलाइजेशंस होती हैं। पहले इंडियंस की होती है सिविलाइजेशन, फिर नाइल सिविलाइजेशन, थर्ड पे आती है मेसोपोटामिया जो कि दजला और फ़रात से इंटरलिंक करती है, और उसके बाद आती है चाइनाज़ येलो रिवर सिविलाइजेशन 3500 बिफोर कबल मसीह। यानी कि हमने पहले ही आपको बताया था कि चाइना जो है ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट और मॉडर्न एडवांस किस्म की सिविलाइजेशन है, और इससे पहले भी 3 से 4 सिविलाइजेशन गुजरी हैं और उसके बाद इसका नंबर आता है। इसे येलो रिवर सिविलाइजेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब चाइना अपने फुल पीक पे था 3500 बिफोर क्राइस्ट में, तो उस वक्त लोग क्या करते थे, वो मोस्टली रिलाई करते थे पानी की प्रोडक्शन पे, यानी कि माहीगिरी, इस तरह की जो चीज़ें होती थी। तो उनकी जो लाइफ स्टाइल था या फिर उनकी जो अर्निंग थी वो पानी से जुड़ी थी। तो इसलिए वो अपने जहाँ पानी होता था, जहाँ पे ये समुंदर होते थे, ओशंस होते थे, वहाँ पे अपनी सकूनत इख्तियार करते थे। तो इसलिए उसको येलो रिवर सिविलाइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो उस वक्त क्या होता है, कन्फ्यूशियस रिफॉर्म्स आती हैं चाइना में। वो क्या करता है, वो टीचिंग देता है लोगों को, ह्यूमन राइट्स की बात करता है, और वो जो भी इंसानी ज़िंदगी गुजारने के लिए जो अखलाकियात हैं उनकी तालीम देता है। कौन? कन्फ्यूशियस। फिर क्या होता है, फिर मुख्तलिफ डायनेस्टीज़ आती हैं। हम चीज़ों को बिल्कुल स्टार्ट से लेके चल रहे हैं, बिल्कुल स्टार्ट से डे वन से, कि चाइना किस तरह फॉर्म हुआ। ज़ाहिर है चाइना का हमने, इसके लिए हमने बिल्कुल स्टार्ट से इसको देखना होगा। तो क्या होता है कि डिफरेंट डायनेस्टीज़ आती हैं,
जैसे कि मंगोल्स आए थे, फिर कुबला खान आया, मिंग आया, फिर चिंग आया और देन ओपियम वार जब हुई थी उस वक्त क्या था कि वहाँ चाइना के जितने भी लोग थे वो ओपियम को यूज़ करते थे। उनको नहीं पता ये एक ड्रग है और इसका यूज़ जो है वो ख़तरनाक हो सकता है, तो वहाँ के मोस्टली जो लोग थे वो क्या करते थे, ओपियम को यूज़ करते थे। बट फिर बाद में जब उन्हें रियलाइज़ हुआ तो एक ओपियम वार स्टार्ट हो गई उनके आपस में ही, और बल्कि दूसरी स्टेट के साथ, क्योंकि ज़ाहिर ही कॉस्टली प्रोडक्शन है ये। नेक्स्ट अगर हम बात करें 1911 से लेकर 1928 का जो पीरियड था, इसमें मुख्तलिफ रेवोल्यूशंस आई थी फ्यूडल सिस्टम के ख़िलाफ़। रेवोल्यूशंस आई थी क्योंकि ज़ाहिर है फ्यूडल जो थे वो डोमिनेट कर रहे थे, तो वो कंसेप्ट देते हैं इम्पीरियलिज़म का, और माओ ज़ेडोंग जो हैं वो राइज़ होते हैं, जिनका ताल्लुक़ होता है कम्युनिस्ट पार्टी से, और वो एक लॉन्ग स्ट्रगल के बाद अपने डिज़ाइन करते हैं कम्युनिस्ट पार्टी और आके फाउंड करते हैं कम्युनिस्ट चाइना को, ठीक है। फिर उसके बाद कल्चरल रेवोल्यूशन आती है जो 1966 से लेकर 1976 तक चलती है। फिर होता कुछ इस तरह से है कि कुछ लोग जो थे माओ ज़ेडोंग को पसंद नहीं करते। जब माओ ज़ेडोंग को पसंद नहीं करते, उसकी आइडियोलॉजी को पसंद नहीं करते, तो वो क्या करते हैं, वो बज़िद हो जाते हैं उसकी आइडियोलॉजी को ख़त्म करने के लिए। बट ऐसा नहीं होता, जितने लोग उसके ख़िलाफ़ एक्शंस लेने की कोशिश करते हैं, माओ ज़ेडोंग जो है उसकी आइडियोलॉजी मज़ीद स्ट्रॉन्ग होती जाती है और माओ ज़ेडोंग जो है वो मोस्ट पावरफुल पर्सन बन जाते हैं। तो ये एक एक्सट्रीम सिचुएशन होती है चाइना के अंदर, जो कि माओ ज़ेडोंग के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। बट एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है कि उसकी जो आइडियोलॉजी है वो मज़ीद प्रोमिनेंट हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो सबसे पहले इसके कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है 20 सितंबर को 1954 को डिज़ाइन किया जाता है। काफ़ी देर बाद में इसके कॉन्स्टिट्यूशन, वही इसमें मुश्किलें आती हैं, वही हर्डल्स आती हैं जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में आ रही हैं। ज़ाहिर है कोई भी स्टेट जब तरक्की की तरफ जाती है या फिर नए स्टेप्स लेती है, नई इनिशिएटिव लेती है, तो उनको स्टार्टिंग में हर नेशन, हर स्टेट को, हर कंट्री को कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करना पड़ती हैं। तो वही चाइना के साथ था। तो उससे पहले इनका कॉन्स्टिट्यूशन बनता है 1954 में, और उसके बाद फिर 1975, 1978, और फिर जो लास्ट पे फोर्थ है वो है 4 दिसंबर 1982। फिर होता कुछ इस तरह से है, फिर इनकी कमेटी बैठती है और ये सोचते हैं कि रोज़ रोज़ कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना, पूरे एक स्ट्रक्चर को बदल देना, और फिर एक पूरा एक ज़ाहिर पूरे हालात मामला बहुत ज़्यादा ख़राब होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वो एक फ़ैसला करते हैं, क्यों ना हम रिव्यू लिया करें अपने कॉन्स्टिट्यूशन का हर 5 साल बाद, और जो चीज़ लगे हमें ये बिल्कुल ख़त्म कर देनी चाहिए, उसको ख़त्म कर दें, यानी कि उसको अमेंड करके उसकी जगह पे न्यू उसको रिप्लेस कर दें। तो ये तरीक़ेकार फिर बाद में उन्होंने अपनाया, और अब जो कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है वो 1982 का है, और इसमें अब रिफॉर्म्स की जाती हैं, इसमें अमेंडमेंट्स की जाती हैं, ना कि इसको टोटली चेंज किया जाता है लाइक 1954, 75 और 1978 की तरह। अब अगर इसकी हम खूबियों की बात करें, इसकी सेलियन फीचर्स की तरफ अगर हम बात करें, तो होता कुछ इस तरह से है कि ये चाइनीज़ कम्युनिस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन फॉर्म में मौजूद है। इसके अलावा इसके अंदर 138 आर्टिकल्स हैं और 7 चैप्टर्स हैं। पार्शियली ये रिजिड है, यानी कि ना तो बहुत ज़्यादा रिजिड है और ना ही बहुत ज़्यादा ये मतलब बिल्कुल इजी किस्म का कॉन्स्टिट्यूशन है। इसे अमेंड करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट अगर हम देखें अमेंडमेंट्स, इसकी 20% मेंबर्स ऑफ परमानेंट स्टैंडिंग कमेटी। ये परमानेंट स्टैंडिंग कमेटी क्या है, क्यों है, इसको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, और इसका क्या किरदार है इसको हम बाद में देखेंगे, बिकॉज़ इसका एक पूरा एक ह्यूज टॉपिक है जिसको हम इन डेप्थ जाकर डिस्कस करेंगे, तभी हमें जाके चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंडिंग होगी। तो अमेंडमेंट के लिए 20% जो कंसेंट है वो परमानेंट स्टैंडिंग कमेटी की होना ज़रूरी है, ठीक है। फिर बारी आती है सोशलिस्ट की। वर्किंग क्लास होती है बेसिकली, जब चाइना जब राइज़ करता है, चाइना इकोनॉमीज़ में की रेस में सबसे ऊपर जाने की तरफ बढ़ता है, तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त 2 किस्म के लोग जो हैं उसको स्ट्रेंथन करते हैं, एक वर्किंग क्लास और दूसरा पीजेंट्स। तो फिर वो कहते हैं जब यही स्ट्रगल करते हैं, यही लोग चाइना को फॉर्म करें, यही डिज़ाइन करें, यही चाइना को तरक्की याफ्ता अक़वाम की फहरिस्त में ला के खड़ा कर रहे हैं, तो फिर हुकूमत भी इन्हीं लोगों की होनी चाहिए। ज़ाहिर है वर्किंग क्लास होगी, पीजेंट्स होंगे, यही वर्कर होंगे, यही हाकिम होंगे और यही महकूम होंगे। तो ये इनका आइडिया था। तो ये सोशलिस्ट टाइप है, यानी कि सोशलिज़म को प्रमोट करता है कौन, चाइनीज़ कॉन्स्टिट्यूशन।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सेल्फ रिलायंस की ओपन बॉर्डर पॉलिसी। ओपन बॉर्डर पॉलिसी मतलब ये 1978 में बनाई जाती है। इसके अकॉर्डिंग ये क्या करते हैं, अपने फॉरेन अफेयर्स को देखते हैं, खारजा पॉलिसीज़ बनाते हैं, और इससे सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट होता है इस चीज़ का होता है कि यहाँ चाइना में फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाते हैं। इससे पहले फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये तमाम चीज़ें बैन होती हैं। 1978 के अंदर क्या होता है, ये चीज़ें खुल जाती हैं अंडर ओपन बॉर्डर पॉलिसी। ठीक है, अब क्या होता है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, जो जितनी भी प्रोडक्शंस होती हैं स्टेट विल कंट्रोल। स्टेट ने कंट्रोल करना है क्या चीज़ें प्रोड्यूस की जाएंगी और कौन सी चीज़ें इनको इरेडिकेट किया जाएगा। तो प्रोडक्शन का सारा कंट्रोल किसके पास था, स्टेट के पास। नेक्स्ट अगर देखें तो बात करें तो ये रिपब्लिकनिज्म को भी प्रमोट करता है। प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाय नेशनल पीपल्स कांग्रेस। ठीक है, प्रेसिडेंट की सिलेक्शन कहाँ से होती है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस के ज़रिए। फिर डेमोक्रेटिक की बात करें तो कांग्रेस डिप्टीज़, यानी कि हम बात करते हैं मिनिस्टर्स की, मिनिस्ट्रीज़ की, लेकिन चाइनीज़ लैंग्वेज में या चाइनीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में कांग्रेस डिप्टीज़ कहा जाता है मिनिस्टर्स को। 35 इलेक्टोरल्स होते हैं। इसके बाद लोकल पीपल्स कांग्रेस डिज़ाइन की जाती है जो कि डायरेक्टली इलेक्ट होती है। लोकल जो होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्ट होते हैं, और जो अपर लेवल के होते हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्ट होते हैं। आगे देखिए, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें सिंगल गवर्नमेंट है, इसमें कोई पार्टी सिस्टम नहीं है। और यूनिकैमरलिज्म है, वन हाउस है इसमें, और वन पार्टी सिस्टम है, इसमें कंपटीशन नहीं है, अपोजिशन नहीं है। तो यूनिकैमरलिज्म को ये देखता है। उसके बाद बात करें तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो कौन बनाता है, प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे एक और चीज़ हम क्लियरली मेंशन करते जाएं, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ये दो ऐसी बॉडीज़ हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में इनका वजूद मौजूद है पर रियल में नहीं है। अगर हम बात करें अपेरेंटली ये मौजूद हैं, इनहेरेंटली इनका वजूद नहीं मिलता। ये सिर्फ एक सिंबॉलिक से फिगर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर और प्रीमियर। बाकी इनके मामलात को कौन देखती है, स्टेट काउंसिल। आगे अगर हम बात करें कंट्रोल डेमोक्रेसी है वहाँ पे, यहाँ पे ये नहीं, बात ये नहीं है कि डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पे डेमोक्रेसी है बट कंट्रोल फॉर्म में, नॉट प्रॉपर डेमोक्रेसी। अगर फंडामेंटल राइट्स की बात करें, जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो थ्योरी में तो हैं बट प्रैक्टिस में नहीं है। क्यों? क्योंकि कंट्रोल डेमोक्रेसी है, वो अलाउ ही नहीं करती अपने पीपल्स को वो अपने हकूक़ के लिए बोलें या फिर वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी करना चाहें। तो वहाँ पे अगर डेमोक्रेसी होती है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, बट कि चाइना में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इट मीन्स कि वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की जो है फेवर वो नहीं दी जाती। नेक्स्ट देखिए, वहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी और वो है कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, नेक्स्ट हमारी बात है स्टेट काउंसिल। बेसिकली अगर हम बात करें जो पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, यूएस यूके की कॉन्स्टिट्यूशन में जो कैबिनेट होती है ना, चाइनीज़ लैंग्वेज में या चाइनीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में उसको द स्टेट काउंसिल कहते हैं। अब स्टेट काउंसिल होती क्या है, स्टेट काउंसिल हेड ऑफ गवर्नमेंट होती है। ठीक है, इसमें नो प्रेजेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट, इसमें प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर की कोई प्रेजेंस नहीं होती। सिंबॉलिकली अगर हम बात करें या फिर अथेंटिक या रैशनल वे में बात करें तो स्टेट काउंसिल यानी कि कैबिनेट जो है वही तमाम तर मामला देख रही होती है चाइना के अंदर। नेक्स्ट अगर देखें, अकॉर्डिंग टू रिटन फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हेड ऑफ गवर्नमेंट इज़ द स्टेट काउंसिल। कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ लिखी गई है उसके अकॉर्डिंगली स्टेट की जो प्रेसिडेंट है या हेड जो हैं वो कौन है, द स्टेट काउंसिल। ये एक बॉडी है, स्टेट काउंसिल एक बॉडी है जो कि लिंक करती है गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट के दरमियान में। फिर इसके बाद ये किन चीज़ों पे मुश्तमिल होती है, इसमें प्राइम मिनिस्टर होता है, वाइस प्राइम मिनिस्टर होता है, स्टेट काउंसिल्स होते हैं, काउंसिल यानी वही मिनिस्टर्स होते हैं, ऑडिटर्स होते हैं, जनरल और सेक्रेटरी जनरल्स होते हैं। तो ये तमाम मिलके क्या बनाते हैं, स्टेट काउंसिल। फिर होता कुछ इस तरह से, मुल्क के तमाम बड़े अहदों को यकजा करके स्टेट काउंसिल बनाई गई है। ज़ाहिर है कंट्री को संभालना है और प्रेसिडेंट भी उसका कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद नहीं है, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है। तो जब स्टेट काउंसिल बनाई गई थी तो उसमें वो तमाम बड़े ओहदों को शामिल किया था, लाइक प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्राइम मिनिस्टर, ऑडिटर जनरल्स, इन तमाम को एक इकट्ठा करके स्टेट काउंसिल बना के और उसको हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट बना दिया था। ठीक है, अब बात करें हम इसकी अथॉरिटी की, इसकी पावर की, द स्टेट काउंसिल इज़ आंसरेबल इन फ्रंट ऑफ नेशनल पीपल्स कांग्रेस। स्टेट काउंसिल बहुत ज़्यादा पावरफुल है बट ये भी आंसरेबल है बिफोर नेशनल पीपल्स कांग्रेस। अगर हम बात करें स्टेट काउंसिल की पावर एंड फंक्शंस की
तो ये क्या करता है, होल इंस्टीट्यूट कॉल्ड हेड ऑफ गवर्नमेंट, हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, ठीक है। इसके पास एग्जेक्टिव पावर्स होती हैं, लेजिस्लेशन की पावर्स होती हैं, यानी कि बिल्स को पास करता है, इनको अप्रूव करता है और इनके लिए अपनी कंसेंट भी देता है। फिर बजट बनाता है, बजट की एलोकेशंस करता है, किस डिपार्टमेंट में कितना बजट हमने रिज़र्व करना है। फिर जो डेवलपमेंट्स के प्लान्स होते हैं उसमें तमाम तर प्लान्स आ जाते हैं, एसडीजीज जो आजकल हम टर्म यूज़ कर रहे हैं वो तमाम इसी के अंडर बहस में आती हैं। फिर डिप्लोमेटिक फंक्शंस होते हैं, डिप्लोमेसी किस कंट्री के साथ रखनी है, किसके साथ नहीं, कहाँ पे एम्बेसीज रखने हैं और कहाँ से एम्बेसीज अपने विड्रॉ करने हैं। तो ये फंक्शंस हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसके अलावा चाइना में अगर पार्लियामेंट की हम बात करें तो पार्लियामेंट जो है वो नेशनल कांग्रेस होती है। इसके अंदर सिर्फ एक ही हाउस होता है, यानी यूनिकैमरल होता है, और ये स्टेट की सबसे हाईएस्ट बॉडी होती है। अगर हम मेंबर्स की बात करें तो मेंबर्स जो हैं इसके डिप्टीज़ कहलाते हैं और 2980 इसके टोटल मेंबर्स होते हैं। इसका टर्म होता है 5 ईयर्स के लिए, इलेक्शन 35 यूनिट्स के अंदर होते हैं, और परमानेंट स्टैंडिंग कमेटी आल्सो इन इट, यानी कि इसके अंदर एक परमानेंट स्टैंडिंग कमेटी भी बनाई जाती है। और इसके अलावा परमानेंट के अलावा 6 अदर कमेटीज़ आर आल्सो इन इट। फिर अगर हम नेशनल कांग्रेस के पावर एंड फंक्शंस की बात करें तो इसके अंदर लेजिस्लेशन भी होती है, इसके लेजिस्लेटिव पावर जो है वो भी इसे अता की जाती हैं। फिर लॉ मेकिंग करता है, लॉज बनाता है, अमेंडमेंट्स करता है, 2/3 मेजॉरिटी के साथ एग्जेक्टिव पावर्स भी देता है, अपॉइंटमेंट करता है प्रेसिडेंट को, यानी कि प्रेसिडेंट की जो अपॉइंटमेंट है वो इसके अंदर की जाती है। हाई रैंक अपॉइंटमेंट्स यानी कि मिलिट्री ऑफिसर, सिविल ऑफिसर्स, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इन तमाम को कौन तैनात करता है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। आगे अप्रूव करता है प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्राइम मिनिस्टर, मुंतखब करता है सदर को। कैबिनेट की मिनिस्ट्रीज़ को यही फॉर्म करता है। इन्वेस्टिगेशंस के मामला ये देखता है, रेक्टिफिकेशन करता है, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को देखता है, अपॉइंटमेंट ऑफ कमेटी बनाता है, कंट्रोल फाइनेंस सिस्टम को करता है, बजटरी एलोकेशंस, बजट की एलोकेशन और उसके अलावा तमाम तर जितने भी मामला हैं फाइनेंस के उनको डील करता है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। और नेशनल पीपल्स कांग्रेस जो है मोस्ट पावरफुल ऑर्गन होता है किसका, चाइनीज़ सिस्टम। आगे अगर हम बात करें स्टैंडिंग कमेटी की, तो स्टैंडिंग कमेटी को डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ, इसको मिनी पार्लियामेंट कहा जाता है। और जो स्टैंडिंग कमेटी होती है ये क्या फंक्शंस करती है, जब हमारे पास नेशनल पीपल्स कांग्रेस एब्सेंट होती है या इन केस वो किसी और तरफ बिजी होती है तो तमाम तर मामला कौन देखता है, स्टैंडिंग कमेटी। अब इसके अंदर कुछ परमानेंट मेंबर्स होते हैं। लेट्स सपोज नेशनल पीपल्स कांग्रेस में 3000 लोग हैं। जब कोई फैसला किया जाता है, कोई ट्रीटी साइन की जाती है या फिर कोई डिसीजन लिया जाता है तो 3000 लोगों की राय लेना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो वो डायरेक्ट आते हैं स्टैंडिंग कमेटी के पास। स्टैंडिंग कमेटी के अंदर मेंबर्स होते हैं 220, 30, 40 जितने भी होते हैं मेंबर्स, इसके अंदर कोई ख़ास हद नहीं रखी इन्होंने। तो उनके लिए आसान होता है स्टैंडिंग कमेटी की कंसेंट लेके फ़ैसला करना, बजाय 3000 लोगों से एक एक 1 बाय 1 जाके फ़ैसला लें। तो अगर इसकी पावर्स की हम बात करें तो लेजिस्लेटिव फंक्शंस इसके पास होते हैं। ये एग्जेक्टिव इस भी मामला देखता है, अपॉइंटमेंट करता है कमेटी को, अपॉइंट करता है मिनिस्टर्स को, छोटी जो मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, बजट को डिज़ाइन करता है और गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। स्टैंडिंग कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की गार्जियन होती है। अगर हम बात करें प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट के बारे में हमने पहले भी मेंशन किया था कि प्रेसिडेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में इसका वजूद मौजूद नहीं है। बात देखें तो इंटरनेशनल लेवल पे जब भी विजिट्स होते हैं, कहीं पे कोई ट्रीटी साइन की जाती है, जब मामला देखे जाते हैं तो वहाँ पे प्रेसिडेंट की अपीयरेंस होती है, दिखने में नज़र आता है, बट ये प्रेसिडेंट का वजूद कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। तो कहने की बात यह है कि हेड ऑफ स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट, जबकि ऐसा नहीं है। 45 ईयर्स इसकी एज रिक्वायर होती है प्रेसिडेंसी के लिए, और इसकी मेंशनिंग कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं है। इसे नॉमिनेट करती है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। वाइस प्रेसिडेंट अंडर चाहिए 5 ईयर्स, और इसी के अंडर ही काम करता है 5 साल के लिए वाइस प्रेसिडेंट। ऑल पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट आर जस्ट सिम्बॉलिक, वही मैंने जो भी पहले बात बताई थी, ये सिर्फ सिम्बॉलिकली वर्क करता है। फिर अगर हम इसकी पावर एंड फंक्शंस देखिए, प्रेसिडेंट की एग्जेक्टिव पावर्स इसके पास होती है, नॉमिनेट करता है प्रीमियर को, प्रीमियर बोलते हैं चाइनीज़ लैंग्वेज में प्राइम मिनिस्टर को, और अपॉइंटमेंट्स करता है, जो अपॉइंटमेंट्स प्राइम मिनिस्टर में कितनी की हैं उनको अप्रूव करता है। फिर इंटरनेशनल विजिट्स करता है, कमांडर इन चीफ भी प्रेसिडेंट ही होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लोकल पीपल्स गवर्नमेंट की, तो इसके अंदर प्रोविंसेस भी होती हैं, ऑटोनमस रीजन्स भी होते हैं, म्यूनिसिपैलिटीज़ भी होती हैं, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स भी होते हैं।
प्रीफेक्चर, काउंटी, टाउनशिप और टाउनशिप से लेकर विलेजेस तक ये जा। इसके अलावा लोअर लेवल की जितनी भी सिलेक्शंस होती हैं वो डायरेक्टली होती हैं और अपर लेवल की जितनी भी सिलेक्शन है वो इनडायरेक्टली होती हैं। फिर लास्ट पे बात आती है कम्युनिस्ट पार्टी की। कम्युनिस्ट पार्टी ना हो तो चाइना कभी भी कम्युनिज़्म ना बने, तो कम्युनिस्ट पार्टी भी एक ख़ास अहमियत रखती है। बेसिकली जो कम्युनिस्ट पार्टी है ना, ये पार्टी नहीं थी, ये आर्मी थी जिसको रेड आर्मी कहा गया था। तो इसे डिज़ाइन किया था माओ ज़ेडुंग ने, और जब माओ ज़ेडुंग ने इसे बनाया था तो एक चीज़ यहाँ पे एक और क्लियरली मैं आपको मेंशन कर दूँ, इसके लिए बहुत स्ट्रगल की थी, बहुत हार्ड वर्क किया था। और अगर बात करें दुनिया के सबसे बड़े लंबे लॉन्ग मार्च की, तो वो भी माओ ज़ेडुंग ने कम्युनिस्ट पार्टी के लिए किया था। तो ये फॉर्म की जाती है 1 जुलाई 1921 को शंघाई में। 28 ईयर्स इसकी स्ट्रगल की जाती है। और कब तक रहती है स्ट्रगल? 1949 में। और चाइना 1949 में क्या बनता है? कम्युनिस्ट स्टेट बनती है। अगर इसके फाउंडेशन की बात करें तो फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न चाइना, ये मॉडर्न चाइना को फाउंड करता है। इसके अलावा 1 पार्टी सिस्टम है और एब्सोल्यूट कंट्रोल इसके पास होता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टी, जो पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन है, बेसिकली पार्टी बन जाती है 1949 में, मतलब एक राइज करके आ जाती है, बट उसका कॉन्स्टिट्यूशन कब उसको मिलता है? 1999 के अंदर। फिर ये हेड होता है नेशनल पीपल्स कांग्रेस का हेड होता है। ऑल पार्टी कंट्रोल, तमाम पार्टीज़ को ये कंट्रोल करता है। इलेक्टेड लोअर बॉडीज़ ऑफ द पार्टी, छोटे लेवल के जितने मिनिस्ट्रीज़ होते हैं उनको कंट्रोल करता है। रीजनल कांग्रेस बनाता है, यूथ लीग बनाता है। यूथ लीग का बेसिकली मकसद ये होता है जो नौजवान नस्ल है चाइना में उनको कंट्रोल करना, उनका ब्रेन वॉश करना, उनको उनकी मेंटालिटी को डेवलप करना, ये इसका एक्चुअल मकसद होता है। फिर अगर आप बात करें सेंट्रल मिलिट्री कमीशन की, तो पार्टी का अलग है और स्टेट का अलग है। ठीक है, कमीशन पार्टी का अलग है और स्टेट का अलग है। फिर बात करते हैं कैडर स्कीम की। स्प्रेड पार्टी आइडियोलॉजी, ज़ाहिर है पार्टी कम्युनिज़्म की बात करती है, तो ये अपनी कम्युनिस्ट जो उनकी विल पावर होती है, जो उनकी थॉट होती है, उसको ये स्प्रेड करते हैं। फिर ब्रेन वॉशिंग होती है 18 से 25 ईयर की एज के अंदर जो नौजवान होते हैं उनको ये ब्रेन वॉश करते हैं, उनको लॉयल बनाते हैं, पैट्रियोटिज़म सिखाते हैं और ये तैयार करते हैं उन बच्चों को, उन स्टूडेंट्स को, उन लोगों को कम्युनिज़्म के लिए, ताकि वो नेक्स्ट कम्युनिज़्म को प्रमोट कर सकें। फिर आगे कुछ ट्रेनिंग रूल्स हैं। उनको ट्रेनिंग किस तरह से दी जाती है? तो सबसे पहले उनको आइसोलेट किया जाता है। आइसोलेट क्यों करते हैं भाई? आइसोलेट करने का मकसद ये है कि प्लेटो कहते हैं कि जब भी आर्मी में किसी को, प्लेटो बात करते हैं कम्युनिज़्म ऑफ फैमिली और कम्युनिज़्म प्रॉपर्टी को। प्लेटो कहते हैं कि अगर आर्मी के सोल्जर्स के पास फैमिली होगी, प्रॉपर्टी होगी, तो वो प्रॉपर जो तवज्जो अपनी स्टेट को नहीं दे सकते, वो डिफेंस की तरफ तवज्जो नहीं दे सकते। तो यही बात कम्युनिज़्म कहती है कि उसको आइसोलेट कर दो, जो भी सोल्जर है उसको आइसोलेट कर दो, फिर उसको हार्ड एंड आयरन विट बना दो। फिर इनकी जब ट्रेनिंग की जाती है तो इनको ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। 10-10, 12-12 लोगों के छोटे छोटे ग्रुप्स बना दिए जाते हैं ताकि एक एक इंडिविजुअल पर कड़ी नज़र रख के उनको ट्रेन किया जा सके। ट्रेल कटिंग करते हैं। न्यू स्टार्ट फ्रॉम पार्टी, पार्टी के लिए न्यू स्टार्टअप रखते हैं। 4 फाउंडेशंस ऑफ पार्टी, पार्टी के लिए 4 फाउंडेशंस रखी जाती हैं। आइडियोलॉजी ऑफ मार्क्सिज्म एंड माओइज्म, फिर वेल ऑर्गेनाइज होती हैं, कि इन चीज़ों को मैनेज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हैं। फिर इनको ये पता हमने अपने प्रोपेगेंडा को किस तरह आइडियोलॉजिकल फॉर्म में प्रेजेंट करना है। टेररिज्म फोर्स पीपल। अच्छा जी, अगर हम कम्युनिज्म की बात करें, अगर चाइना 70% लोगों को लेके आता है ब्रेन वॉश के ज़रिए कम्युनिज्म में, तो 20% लोग ऐसे हैं जिनको वो फोर्स करके लेके आते हैं। तो ये हमारा था चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हमें देखा था कि चाइना तकरीबन टोटली डिफरेंट है बाकी तमाम कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके अंदर हर चीज़ डिफरेंट तरीके से है। वो अगर कम्युनिस्ट पार्टी को बनाते हैं तो उसके लिए उनकी क्या ट्रेनिंग है, स्टैंडिंग कमेटी क्या काम करती है। स्टैंडिंग कमेटी ज़ाहिर है नेशनल पीपल्स कांग्रेस के बिहाफ पे काम करती है। प्रेसिडेंट क्या होता है? प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का सिर्फ नाम है, वो ज़ाहिरी तौर पे नज़र आते हैं, बट इनहेरेंटली उनका वजूद कहीं भी नज़र नहीं आता कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। फिर इसके अलावा हमने इसका स्टार देखा, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा, चाइना किस तरह से राइज़ हुआ, फिर फॉल हुआ, फिर राइज़ हुआ, फिर फॉल हुआ, और अब जो है ये वर्ल्ड लार्जेस्ट सेकंड इकॉनमी बन गई है। तो ये तमाम तर चीज़ें थी जो हमने डिस्कस करनी थी। उम्मीद है आपको तमाम तर चीज़ें समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।